स्टार्ट करेंगे। जैसे लिखा हुआ है ऐसा लिख दिया मैंने, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। तो ये एक ट्रिगोनमेट्रिक इक्वेशन है, एक ट्रिगोनमेट्रिक इक्वेशन है। क्यों है ट्रिगोनमेट्रिक इक्वेशन? क्योंकि इसमें ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व है। क्यों है भाई? क्योंकि इसमें ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व हैं, ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शंस जो है इन्वॉल्व है ना। और एंगल क्या है? अननोन है। एंगल इज एक्स, दैट दैट नीड टू बी फाइंड आउट, है ना, दैट वी हैव टू फाइंड आउट, दैट वी हैव टू फाइंड आउट, है ना। तो ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन है और मेरा एंगल जो है अननोन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रिगोनमेट्रिक इक्वेशन बोलेंगे। इक्वेशन में क्या करते हैं? अननोन ही तो फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ क्या अननोन है? एंगल अननोन है ना। ट्रिगोनमेट्री के टर्म्स लगे हुए हैं, साइन है, कॉस है, टेन है, सेक है, कोसेक है, कॉट है, कुछ भी हो सकता है। उनमें बना हुआ इक्वेशन और एंगल अननोन है, तो हम उसको क्या बोल देंगे? ट्रिगोनमेट्रिक इक्वेशन बोल देंगे। ठीक है। तो किसी बच्चे के दिमाग में आए कि सर ये बात तो ठीक है, तो क्या ये एक ट्रिगोनमेट्रिक इक्वेशन है? तो हाँ, ट्रिगोनमेट्रिक इक्वेशन है। क्या फाइंड आउट करना है? एक्स फाइंड आउट करना है। तो ट्रिगोनमेट्रिक इक्वेशन है, डेफिनेटली एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यूज आ रही होंगी, है ना। किसी ने ऐसा कहा कि सर cos x इज इक्वल टू माइनस रूट टू लिखा हुआ है, ये कोई ट्रिगोनमेट्रिक इक्वेशन है क्या? तो हाँ, ये भी एक ट्रिगोनमेट्रिक इक्वेशन है ना। देखते चलिएगा। ठीक है, अब बात करेंगे कि ट्रिगोनमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। देखो, मैंने कहा कि भाई ट्रिगोनमेट्रिक इक्वेशंस की बात कर रहे हैं हम, है ना। ट्रिगोनमेट्रिक इक्वेशंस की बात कर रहे हैं, तो सॉल्व करने के लिए इसके पास दो तरीके हैं अपने पास। इसके जो सॉल्यूशंस आते हैं, है ना, सॉल्यूशंस को दो तरीके से लिखा जाता है। एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और दूसरा होता है जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। अच्छा, अब इसकी क्या जरूरत पड़ गई यहाँ? प्रिंसिपल सॉल्यूशन की और जनरल सॉल्यूशन की क्या जरूरत पड़ गई, ये समझते चलना। थोड़ी थोड़ी बातें जो रिकैप करते चलेंगे फास्ट। देखो, ये मैंने कोई एक्सिस बना लिया और ये मैंने ऐसा कर लिया, ये साइन एक्स मैंने ड्रॉ कर लिया, साइन एक्स मैंने ड्रॉ कर लिया। तो देखो, साइन एक्स कैसा है? एक पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन होने का मतलब क्या? यहाँ भी जीरो है, पाई पर भी जीरो है, 2 पाई पर भी जीरो है, 3 पाई पर भी जीरो है, और आगे भी जीरो आ रहा है। तो इसका मतलब क्या कि नॉट ओनली जीरो, वी विल बी हैविंग सो मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि साइन एक्स क्या है? पीरियोडिक है। इसलिए मुझे दो सॉल्यूशंस लिखने की जरूरत पड़ रही है। जनरल सॉल्यूशन का मतलब ऐसा कि वो सारा सॉल्यूशन जो, वो सारी वैल्यूज एक्स की जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होगी। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब क्या कि लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स विच विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। ठीक है, अब समझना इस बात को, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पर। देखो, प्रिंसिपल प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करता हूँ। अगर मैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, अगर मैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, तो ये क्या है? लीस्ट वैल्यू ऑफ अननोन विच सेटिस्फाई इक्वेशन। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं जनरल सॉल्यूशन की बात करूं, जनरल सॉल्यूशन की बात करूं, तो जनरल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? जनरल सॉल्यूशन हो गया ऐसा है कि ऑल पॉसिबल वैल्यूज, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अननोन। अननोन का मतलब क्या? एक्स की बात कर रहा हूं मैं। अननोन विच सेटिस्फाई इक्वेशन, है ना। ठीक है, अब देखो, समझ लेंगे यहाँ पे फटाफट 2 मिनट में इस बात को क्लियर करेंगे कि भाई ये क्या है, ये कहानी क्या दिख रही है अपने को। जैसे कि बेटा कहीं अगर ऐसा लिखा हुआ है कि, देखो ध्यान देना, कि साइन एक्स इज इक्वल टू, मैंने 1/2 लिख दिया। ठीक है। तो इसके लिए अगर मैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करूं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करूं, तो आप लिखोगे स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 डिग्री आप लिख दोगे। लेकिन अगर मैं जनरल सॉल्यूशन की बात करूं, बेटा माइक ऑफ करना, अगर मैं जनरल सॉल्यूशन की बात करूं, तो 30 डिग्री भी आएगा, वह कितना आएगा, और ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस 30 हो जाएगा ना, 150 डिग्री भी आएगा, है ना। और फिर आगे आते चला जाएगा, 150 के बाद और कितना आएगा? पाई प्लस आ जाएगा, यानी 210 डिग्री भी आएगा, और ये आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसे ढेर सारी वैल्यूज आएंगे, तो इसको हम क्या बोल देंगे? जनरल सॉल्यूशन बोल देंगे। दिक्कत वाली बात तो नहीं है? दिक्कत वाली बात तो नहीं है? देखो, समझ लेना, समझ लेना इस बात को। ठीक है, यहाँ तक की बात। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
जनरल सॉल्यूशन का मतलब क्या कि ऑल पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन का मतलब क्या, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, है ना। 210 पर कोई वैल्यू, हाँ 210 पर कोई वैल्यू निगेटिव आएगी, ठीक है। देखना, ध्यान देना, ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, एक बार चेक कर लेंगे अपन, है ना। चेक कर लेंगे, अभी देखेंगे ना अपन लिखने का तरीका क्या है। ये क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री के बाद क्या आएगा, 90 + 30 आ जाएगा, है ना, 90 + 30 आ जाएगा, या 180 - 30 आ जाएगा, देखो, ठीक है। ये 150 होगा, फिर 180 + 30 आ जाएगा, 210 आ जाएगा, है ना। तो निगेटिव आएगा, इधर आ रहा होगा, है ना, ठीक है। ठीक लिखा हुआ है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, अच्छा अब समझना कि देखो, प्रिंसिपल सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन की बात समझ में आ गई है, तो अब देखो आगे बढ़ेंगे। देखो ध्यान दे लेना कि देखो जनरल सॉल्यूशंस लिखते कैसे हैं। देखो जनरल सॉल्यूशंस, है ना, की बात करेंगे। कहीं ऐसा लिखा हुआ है, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा क्या हो जाएगा, एन पाई हो जाएगा, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। कॉस थीटा अगर कहीं 0 लिखा हुआ है, तो थीटा विल बी 2n पाई प्लस पाई/2, है ना। ये कैसा हो जाएगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। नेक्स्ट अगर कहीं tan थीटा इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो दिस विल बी इक्वल टू n पाई एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। और आगे की बात कर लेंगे, और आगे की बात कर लेंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू, कहीं साइन अल्फा लिखा हुआ है, तो थीटा विल बी इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज टू n अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा अगर लिखा हुआ है, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा अगर लिखा हुआ है, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, है ना, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। ये बात दिमाग में बिठा लेनी है। इसके पीछे प्रूफ भी है बड़ा आसान सा, लेकिन मैं उसमें भी फिलहाल कंसर्न नहीं है अपना, जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे अपन। क्लास में शायद मैंने बताया भी होगा। अच्छा अब देखो, ध्यान दे लेना, अब एक एग्जांपल से समझेंगे आज का क्वेश्चन नंबर 1, छोटा सा एक छोटा क्वेश्चन देखेंगे पहले हम, कि कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि साइन थीटा इज इक्वल टू -1, है ना। साइन थीटा इज इक्वल टू -1 लिखा हुआ है। आपसे पूछा गया कि जनरल सॉल्यूशन बताइए, जनरल सॉल्यूशन बताइए। तो जनरल सॉल्यूशन लिखने का तरीका क्या है, ठीक है, वो समझ लो कि लिखते कैसे जनरल सॉल्यूशन। देखो ध्यान देना, देखना बेटा, देखेंगे, है ना। ऐसा लिखा हुआ है, देखो ध्यान देना कि साइन थीटा इज इक्वल टू -1 है, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, साइन -π/2 लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लिखा जा सकता है ना। इसको ऐसे लिख लो, माइनस साइन π/2, और माइनस को मैंने क्या कर लिया, अंदर ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये कैसा दिख रहा है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा वाला फॉर्मेट बन रहा है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n पाई प्लस -1 रेज टू n माइनस π/2, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। थोड़ा और प्रिसाइज लिखूंगा तो ये कैसा बन जाएगा, -1 यहाँ था, और एक और -1 यहाँ से निकालूंगा, तो नाउ दिस विल बी n+1, और ये कितना हो जाएगा, π/2, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये आ जाएगा आंसर, ये आंसर आ जाएगा। आसान सी बात है, बिल्कुल बिल्कुल आसान सी बात है ना, बिल्कुल देखो आसान सी बात है, कर लोगे आप आसानी से, है ना। अच्छा अब अगर मैं पूछता हूँ आपसे, देखना कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक। अच्छा मैं इसके लिए पूछता हूँ आपसे कि देखो, यही पूछता हूँ कि ये तो जनरल सॉल्यूशन था, अब इसके लिए अगर मैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करूँ, इसके लिए अगर मैं प्रिंसिपल सॉल्यूशंस की बात करूँ, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करूँ तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या आएगा, जैसे कि साइन थीटा इज इक्वल टू -1 लिखा हुआ है, तो इसके लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या आएगा। देखो उज्जवल का डाउट आ गया, किसका, रोहित का डाउट आ गया ना, कि सर लास्ट स्टेप रिपीट करो। देखो बेटा यहाँ भी -1 है ना, यहाँ भी -1 लगा हुआ है, इस -1 को क्या कर लिया मैंने, बाहर निकाल लिया, है ना, -π/2। अच्छा
अच्छा ये 1 को तो लिख सकते हैं ना साइन पाई बाई 2, साइन माइनस साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन साइन माइनस थीटा लिख सकते हो, है ना। माइनस साइन थीटा कैन बी रिटन है साइन माइनस थीटा, बात तो वही है। अच्छा अब अगर मैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करूं तो मुझे प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब क्या, लीस्ट वैल्यू ऑफ थीटा विच विल सेटिस्फाई दिस, लीस्ट वैल्यू ऑफ थीटा विच विल सेटिस्फाई दिस। अच्छा अब समझना, क्वाड्रेंट वैल्यू से बात करेंगे, पाई बाई 3 क्यों आएगा, -1 है यहाँ, है ना। तो देखो ध्यान देना, साइन थीटा यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, और निगेटिव कहाँ हो सकता है, निगेटिव कहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है निगेटिव, और कहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है निगेटिव, इसमें हो सकता है और इसमें हो सकता है निगेटिव। अगर मैं लीस्ट वैल्यू की बात करूं तो अगर इधर पाई बाई 2 पॉजिटिव है तो इधर पाई बाई 2 क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, इधर पाई बाई 2 क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, तो इधर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -पाई बाई 2। यही आपका क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, यही आपका क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, संभाल लोगे आसानी से, है ना। स्मॉलेस्ट तो यही आएगा ना, यही स्मॉलेस्ट यही आएगा, इसके बाद भी वैल्यूज आएंगी, थर्ड क्वाड्रेंट में भी आएगा वैल्यू, लेकिन स्मॉलेस्ट क्या है, वो आंसर हो गया ना। अच्छा आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे अपन, ये देखो नेक्स्ट की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट की तरफ चलेंगे, देखिए कि देखो कहीं ऐसा लिखा हुआ है, कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि tan थीटा इज इक्वल टू √3, है ना। जनरल सॉल्यूशन की बात करनी है, जनरल सॉल्यूशन की बात करनी है, जनरल सॉल्यूशंस की बात करनी है, तो अपन कैसे लिखेंगे, ये तो बस बातें मैं रिकैप करा रहा हूँ, है ना। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस दिखाई देते हैं एनडीए में, तो देखो ध्यान देना, तो ये कितना हो जाएगा, पाई बाई 3, ऐसे लिख सकते हो इसको। तो थीटा विल बी इक्वल टू कितना, एन पाई प्लस पाई बाई 3, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। आसान सी बात बिल्कुल। ये क्या लिख रहे हो आप, जनरल सॉल्यूशन लिख रहे हो, ये क्या लिख रहे हो आप, जनरल सॉल्यूशन लिख रहे हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आप फटाफट बता दोगे कि भाई वो कितना आएगा, पाई बाई 3 आएगा, स्मॉलेस्ट यही आएगा। ध्यान में ये रखना है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो है, दिस विल बी ऑलवेज इन बिटवीन 0 to 2 पाई। ठीक है, मतलब एक रोटेशन में जो वैल्यू दिख जाएगी स्मॉलेस्ट, दैट विल बी योर प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, अभी और हम क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर, है ना, तो समझ में आएगा। नेक्स्ट अपन ने ऐसा लिख लिया कि सॉल्व सॉल्व 7 cos² थीटा, देखिएगा 7 cos² थीटा प्लस 3 sin² थीटा इज इक्वल टू 4। सॉल्व करने को कहा गया, इसका मतलब क्या करना है मुझे, इसका मतलब क्या करना है मुझे, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ 7 दिख रहा है और यहाँ 3 दिख रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, 4 cos² थीटा प्लस 3 cos² थीटा प्लस 3 sin² थीटा इज इक्वल टू 4, ऐसे कुछ बात होगी। तो अब ये कैसा बन जाएगा, 4 cos² थीटा इज इक्वल टू 4 - 3 लिखूंगा क्योंकि ये तो 1 हो गया, 3 कॉमन ले लो, cos² थीटा sin² थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इस 3 को इधर लेके चले आओ तो ये कितना बन गया, 1 आ गया, ये है ना, ये 3 हो जाएगा ना, ये जो पूरा टर्म है यहाँ से यहाँ तक का, ये यहाँ से आप क्या करोगे, 3 कॉमन निकाल लोगे, 3 कॉमन निकाल लिया आपने, तो cos² थीटा प्लस sin² थीटा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, cos² थीटा इज इक्वल टू 1/4, यहाँ से दो बातें हो जाएंगी, cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस हाफ दिखाई देगा। ठीक है यहाँ तक की बात। अच्छा अब समझना, अब समझना कि यहाँ से दो बातें आ रही है, एक बार cos थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, 1/2 आ रही है, दूसरी बार cos थीटा की वैल्यू कैसे आ रही है, -1/2 आ रही है। अब इसके लिए मुझे क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन लिखना है ना। अगर जनरल सॉल्यूशन लिखना है तो अपन लिखेंगे ऐसे कि दिस कैन बी रिटन एज cos थीटा इज इक्वल टू cos 60 डिग्री विच इज पाई बाई 3, तो थीटा विल बी इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, ऐसे कुछ बनेगा, है ना, प्लस माइनस पाई बाई 3, और यहाँ साइड में लिख देंगे कि भैया ये n क्या होगा, मेरा इंटीजर होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जनरल सॉल्यूशन लिखने के लिए सीख जाओ, है ना। फिर देखो अगर मैं सेकंड साइड की बात करूंगा तो इसको आप कैसे लिखोगे, cos थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन लगा हुआ है, माइनस साइन लगा हुआ है, तो इसको मैं डायरेक्टली ऐसे लिखूं, cos 2 पाई बाई 3, संभाल लोगे। देखो माइनस साइन लगा हुआ है, देखना समझना मैं कैसे लिखता हूँ, मैं ज्यादा नहीं दिमाग लगाता, अगर माइनस साइन लगा हुआ है तो या तो cos थीटा यहाँ रहा होगा
या तो कॉस थीटा यहाँ रहा होगा, है ना, यही तो दो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कॉस थीटा यहाँ और यहाँ तो पॉजिटिव है, हियर कॉस इज पॉजिटिव, हियर कॉस इज पॉजिटिव, तो निगेटिव कहाँ रहा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में रहा होगा और थर्ड क्वाड्रेंट में रहा होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू को आप कैसे लिखोगे, अगर उधर 60 है तो इधर कितना होगा, इधर कितना होगा, 120 होगा, है ना। तो बस संभाल लेंगे इसको, है ना। तो ये कैसा आ जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी इधर से, 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई/3, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके है, बिल्कुल कर लोगे आसानी से, कर लोगे आसानी से, है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अरे हो जाएगा ना भाई, चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, है ना, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, आज का क्वेश्चन नंबर ये 4 हो गया, है ना, आज का क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ये था क्वेश्चन नंबर 3, दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 2। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है अपना कि सॉल्व, है ना, सॉल्व 3 tan थीटा -15 डिग्री इज इक्वल टू tan थीटा +15 डिग्री। ठीक है, इसको कहा गया कि सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, देखो ध्यान देना। तो ऐसा लिखा हुआ है, इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि tan थीटा +15 डिग्री, चलो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थीटा -15 डिग्री इज इक्वल टू 3/1। अगर मैं उल्टा लिखता तो 1/3 आ जाता है ना, मतलब एक ही बात है, इधर की जगह इधर लेके चला आया, लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड की जगह राइट हैंड साइड को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, बात वही है। ठीक है, ऐसी कुछ बात दिख गई। अब देखो इसको सॉल्व करना है, इसका मतलब मुझे क्या करना है, थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो एक बात मेरे दिमाग में आ गई अभी कि एक ट्राई कर सकते हैं हम, क्या ट्राई कर सकते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो ट्राई करते हैं। थीटा +15 डिग्री माइनस ले लो या प्लस ले लो, चलो प्लस ले लिया हमने, थीटा -15 डिग्री डिवाइडेड बाई tan थीटा +15 डिग्री माइनस tan थीटा -15 डिग्री। समझ में आ गया होगा कैसे लिख रहा हूँ मैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज कर रहा हूँ, तो ये कैसा हो जाएगा, 3+1 डिवाइडेड बाई 3 - 1। ध्यान क्या रखना है कि अगर आपने यहाँ माइनस यूज किया है, देखो ध्यान देना, अगर आपने यहाँ माइनस यूज किया है तो यहाँ भी माइनस होगा, अगर आपने यहाँ प्लस यूज किया है तो यहाँ भी प्लस ही आएगा। इस बात का ध्यान रख लेना कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाने में। ये वैसे वाली बात होगी ना, A/B इज इक्वल टू C/D, देन, है ना, A+B डिवाइडेड बाई A-B इज इक्वल टू C+D डिवाइडेड बाई C-D। 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं हम इसके ऊपर, है ना, तो अब याद हो जाना चाहिए। अच्छा अब देखो, अब देखो मैं इसको थोड़ा फैक्टराइज करूंगा, फैक्टराइज करने का मतलब क्या है कि साइन बाई कॉस के फॉर्मेट में लिख दूंगा, tan को मैंने क्या कर दिया, साइन बाई कॉस वाले फॉर्मेट में लिख दिया। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज, चलो इधर देखते हैं, देखना ध्यान देना, इसको मैंने ऐसे लिख दिया कि साइन थीटा +15 डिग्री डिवाइडेड बाई, हालांकि इतना ऑब्जेक्टिव में लिखना नहीं है, ये तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट करोगे, है ना, प्लस साइन थीटा -15 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस थीटा -15 डिग्री, अब होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा +15 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस थीटा +15 डिग्री माइनस साइन थीटा -15 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस थीटा -15 डिग्री, ऐसे कुछ बात बन गई, इज इक्वल टू कितना आ गया, ये ऊपर है 4 नीचे है 2, तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, यहाँ तक की बात सही है। अच्छा अब क्या करूँगा मैं, देखो ये चाहो आप तो ऐसे दिमाग में कैलकुलेट कर सकते हो आप डायरेक्टली। तो ये कितना बन जाएगा, साइन थीटा +15 डिग्री इंटू कॉस थीटा -15 डिग्री प्लस साइन थीटा -15 डिग्री, और ये कितना बन जाएगा, कॉस थीटा +15 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन थीटा +15 डिग्री कॉस थीटा -15 डिग्री माइनस साइन थीटा -15 डिग्री कॉस थीटा +15 डिग्री इज इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ तक की बात। अच्छा अब इस न्यूमरेटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन A प्लस कॉस बी लिखूंगा, सॉरी साइन A प्लस बी लिखूंगा। तो ये ऐसा हो जाएगा कि साइन
थीटा प्लस 15 डिग्री प्लस थीटा माइनस 15 डिग्री होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस 15 डिग्री माइनस साइन थीटा प्लस 15 डिग्री इज इक्वल टू 2। संभाल लोगे। ए माइनस बी और ए प्लस बी लिखा है मैंने, ऊपर क्या लिख दिया मैंने, ए प्लस बी लिख दिया, नीचे क्या लिखा मैंने, ए माइनस बी लिखा। तो माइनस था तो ये माइनस थीटा हो गया, माइनस 15 क्या हो जाएगा, प्लस 15 में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा अब इसकी कहानी तो खत्म हो गई, ये ऊपर 15 और 15 चला गया, नीचे थीटा और थीटा चला गया, तो रह कितना गया, रह कुछ ऐसा गया, ये ऊपर कैसा आ गया साइन 2 थीटा आ गया और नीचे कैसा आ गया साइन 30 डिग्री आ गया इज इक्वल टू 2। तो अब ये ऐसा हो गया कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 विच इज इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन खत्म हो गया बिल्कुल। ये कैसा बन गया, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 आ रहा है। इसको आप कैसे लिख सकते हो, साइन पाई बाई 2 लिख सकते हो आप। मुझे जनरल सॉल्यूशन चाहिए है ना, तो यहाँ से ऐसा हो जाएगा कि 2 थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 रेज टू एन पाई बाई 2। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन पाई बाई 2 प्लस माइनस 1 रेज टू एन पाई बाई 4। यही आंसर होगा, यही आंसर होगा। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये, तो मैंने इतना कैलकुलेट कर दिया, आप एग्जाम में तो डायरेक्टली यहाँ होगे, इस स्टेप पे पहुंचोगे, है ना। ये तो आपको देख के मालूम पड़ेगा, यहाँ देखो, यहाँ जैसे मैंने कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाया, अब आपको मालूम पड़ जाना चाहिए, अब आपको मालूम पड़ जाना चाहिए कि भाई ये साइन कॉस वाली कहानी बनेगी, है ना। ये इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, दिखने में बड़ा लग रहा है ना। ठीक है, धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएंगी बातें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर, देखना ध्यान देना। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। 2 नीचे लेकर आ गया हूँ लास्ट स्टेप में, और कुछ नहीं किया उज्ज्वल, है ना। 2 नीचे लेकर आ गया हूँ, यहाँ देखो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 लिखा था, 1 को क्या लिख दिया, साइन पाई बाई 2 लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है यार, ब्लैक स्केच पेन कहाँ रख दिया मैंने, देखो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ऐसा है क्वेश्चन की, सॉल्व रूट अंडर, है ना, 2 साइन थीटा प्लस 2 कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2। इसको क्या करना है भाई, सॉल्व करना है। करेंगे सॉल्व, है ना, करेंगे सॉल्व, आसान सी बात है। अगर ये मैंने पहली बार क्वेश्चन देखा, समझ में तो आ गया कि थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या करना चाहिए, देखो ऐसे सोच रहा हूँ मैं कि देखो इसको सॉल्व करने के लिए मैं ऐसे दिमाग लगाता हूँ कि 2 साइन थीटा को मैंने इधर ही छोड़ दिया, इसको मैं एक तरफ लेकर चला आया, इसको मैं एक तरफ लेकर चला गया, ये कैसा बन गया, 2 साइन थीटा अपनी जगह रहने दीजिए, 2 कॉमन उखाड़ लिया तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा रह जाएगा ये। ठीक है, अब ये कैसा हो गया, स्क्वायर रूट 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू, इसको कितना लिखूं, 1 माइनस 2 सॉरी 1 माइनस कॉस 2 थीटा को कितना लिखूंगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखूंगा। तो यहां से कैसा बन गया, रूट अंडर 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉमन बच्चों की मिस्टेक क्या है, कॉमन बच्चों की मिस्टेक क्या है, जो हर बच्चा मैक्सिमम गलतियां करता है कि स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता है। वो क्या कर देता है, वो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता है। बट देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं करना चाहिए, जब भी आप किसी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो तो स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं करना चाहिए। तो देखो ध्यान देना, यहाँ से देखो मैं इस बात को ऐसे लिख रहा हूँ, देखना ध्यान देना, इस बात को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, समझना इस बात को, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, रूट अंडर 2 साइन थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, रूट अंडर 2 साइन थीटा मैंने कॉमन निकाल लिया, तो अब यहाँ कितना रह जाएगा, 1 रह जाएगा, माइनस कितना लिखूं मैं, 2√2 लिखता हूँ। ठीक है, और यहाँ मैं लिखता हूँ कि साइन रेज टू स्क्वायर है ना, तो मैंने ऐसे लिख दिया 3/2 थीटा इज इक्वल टू 0। अब ये समझना, यहाँ दिमाग में बात गई नहीं होगी, आसानी से समझिएगा कि इसमें से मैंने देखो 4 साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है ना, 4 साइन स्क्वायर थीटा को मैंने कैसे लिख दिया, इस 4 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ 2√2 इंटू √2, 4 हो गया। अब इस साइन स्क्वायर थीटा को मैं कैसे लिख रहा हूँ, देखो साइन स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, समझ गया सर, ठीक है। देखो फिर भी देखो समझ लेना कि साइन स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, साइन थीटा मैंने लिख दिया ऐसा। इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ,
रूट अंडर 2 साइन थीटा कैलकुलेट कर रहा हूँ, रूट अंडर 2 साइन थीटा बाहर निकाल लो। देखना, ध्यान देना, देखो समझना इसको अच्छे तरीके से, है ना, ऐसा लिखा हुआ है ना। अब यहां से अगर मैंने रूट अंडर 2 साइन थीटा बाहर निकाल लिया है, समझिएगा, अगर समझ सकते हैं आप तो, रूट अंडर 2 साइन थीटा अगर आपने बाहर निकाल लिया तो यहाँ रह कितना गया है, रूट अंडर 2 साइन थीटा रह गया। लेकिन मुझे चाहिए कितना, साइन स्क्वायर थीटा चाहिए। या फिर ऐसे भी इसको समझ सकते हो, इसको और इसको आपस में क्या कर लो, आप ऐड कर लो। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ना ये पावर। यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा की पावर 1/2 लिखा हुआ है, और इधर कितना लिखा हुआ है, साइन थीटा की पावर कितना लिखा हुआ है, 3/2 लिखा हुआ है। समझ रहे हो आप बात को। ये क्या लिखा हुआ है, रूट अंडर 2 साइन थीटा लिखा हुआ है। देखो ध्यान देना, ऐसा तो गड़बड़ हो जाएगी, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा और शायद कॉम्प्लिकेट भी हो जाए थोड़ा। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये वाली बात क्या लिखी हुई है, साइन थीटा की पावर 1/2 लिखी हुई है, और इधर क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा की पावर 3/2 लिखा हुआ है। अब इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो पावर्स क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। पावर्स ऐड हो जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, साइन थीटा की पावर 4/2 आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। और 4/2 क्या लिखा हुआ, स्क्वायर लिखा हुआ, और यही चाहिए था, यही चाहिए था। तो अब यहाँ से आगे समझना, मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया इस क्वेश्चन को, देखिएगा कोई बात नहीं, देखना, ध्यान देना, यहाँ से आगे समझेंगे, देखिएगा, है ना। देखो हम कहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक पहुँच गए, रूट अंडर 2 साइन थीटा, है ना, 1 - 2 √2 साइन 3/2 थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब तो ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 2 साइन थीटा मेरा 0 हो, या फिर 1 - 2 √2 साइन 3/2 थीटा 0 हो। यही पॉसिबिलिटी बन रही है, दिस एंड दिस, है ना, यही पॉसिबिलिटी बन रही है। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, यहाँ से साइन थीटा 0 हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n पाई आ जाएगी, और n क्या है मेरा, इंटीजर है। अच्छा, सेकेंड हाफ में चले आओ, सेकेंड हाफ में चले आओ तो ये कैसा हो जाएगा, साइन रेज टू 3/2 थीटा इज इक्वल टू 1/2 √2। संभाल लिया आपने, माइनस को उधर ले जाओगे प्लस हो जाएगा, कुछ ऐसे बात बन रही होगी। अच्छा, इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि साइन थीटा की पावर 3/2 इज इक्वल टू 1/2 की पावर 3/2। इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/2 की पावर कितनी, 3/2। इसका मतलब क्या हो गया, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2 आ रही, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको आप कितना लिख सकते हो, π/6 लिख सकते हो। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n π प्लस -1 रेज टू n π/6, और ये क्या हो जाएगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी, देखो यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। तो बस यही दो आंसर आएंगे, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, n π आएगी, और क्या आएगी, n π प्लस -1 रेज टू n π/6 आएगी। ठीक है, क्लियर होना चाहिए, दिस इज योर आंसर। अच्छा, अब एक और आदत बना लो कि जब भी आप इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, जब भी आप इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, ऑलवेज 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 वेरीफाई सॉल्यूशन। कहने का मतलब क्या है कि जो भी वैल्यू आपने कैलकुलेट किया है वो वैल्यू रख कर देखो कि आ रहा है या नहीं आ रहा है वैसा। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि देखो, जैसे यहाँ क्या कैलकुलेट कर लिया हमने, एन पाई कैलकुलेट कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, इस एन पाई को यहाँ रख कर देखूंगा कि भाई ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं पाई को क्या करूंगा, पाई एक वैल्यू, एन पाई है तो एन इंटीजर है मेरा, तो मैं क्या करता हूँ, जीरो ले लो, पहले जीरो ले लो। अगर जीरो ले लिया हमने, एन एन अगर मेरा इंटीजर है तो जीरो भी हो सकता है, तो थीटा की जगह जीरो रख के चेक किया तो ये वाला जीरो, और कॉस थीटा मेरा कितना 1, तो 2 इज इक्वल टू 2 सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब कैलकुलेटेड सही है। दूसरी बात क्या है, π/6 है, तो π/6 यहाँ रख के चेक करूंगा, π/6 रखा तो ये कितना हो जाएगा, 1/2, 2 कैंसिल, ये कितना आ गया, 1 आ गया। यहाँ कितना आ जाएगा, π/6 रखोगे तो कितना हो जाएगा, π/3, अगेन 2 कैंसिल, तो ये 1 + 1 2, यानी ये दोनों जो आपने कैलकुलेट किए हैं वो सही है। ठीक है, दोनों भी आंसर होंगे। आगे बढ़ो, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, आज का क्वेश्चन नंबर 6,
है ना। क्वेश्चन नंबर 6 ऐसा है कि भाई सॉल्व साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। देखो समझ के चलना है ना, जितने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हो रहे हैं वो सारे हम देख रहे हैं, है ना। थोड़ा एक रिवीजन भी हो रहा होगा आपका। देखो ध्यान देना, जब भी ऐसा कुछ दिखाई दे रहा हो कि भाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 दिखाई दे रहा है, तो मैंने आपको बताया कि भाई क्या करो, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, ठीक है। √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड किया जा सकता है, ऐसा इज इक्वल टू 1, कोई दिक्कत की बात नहीं, है ना। तो यहाँ से देखेंगे कि ये कैसा हो गया, √2 हो गया, और इसको आपने कितना लिख देना, π/4 प्लस थीटा लिख देना, विच इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हो गया कि साइन π/4 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/√2, ठीक है। इसका मतलब आप ऐसे लिख सकते हो कि साइन π/4 प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना, साइन π/4, ठीक है। तो π/4 प्लस थीटा इज इक्वल टू n π प्लस -1 रेज टू n π/4, ऐसे कुछ बनेगा, है ना। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, n π प्लस -1 रेज टू n π/4 और -π/4, ऐसे बात बन रही होगी, ऐसे बात बन रही होगी। अब यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से दो कंडीशन, एक बार n मेरा इवन हो सकता है, एक बार n मेरा क्या हो सकता है, ऑड हो सकता है। ये पावर है ना n, ये पावर है ना n, एक बार ऑड हो सकता है, एक बार इवन हो सकता है। खैर वो लिखने की जरूरत नहीं है फिलहाल, यहाँ तक देखो, फिलहाल ये क्या होगा, आंसर यहाँ तक आ जाएगा, फिलहाल ये आंसर हो जाएगा। अगली बार मैं बताऊंगा कि इवन ऑड वाला केस क्या है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ये ऐसा एकदम एनडीए एक्सक्लूसिव क्वेश्चन है, इसी लेवल के क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, बस आपने सही सही सॉल्व करना है ना। कोई दिक्कत तो नहीं, अभी देखो लॉग आउट होने वाला है थोड़ी देर में, है ना, 2 मिनट में शायद लॉग आउट हो जाए या 1 मिनट में हो जाए, है ना, ठीक है। सेकंड लास्ट स्टेप रिपीट। देखो मैंने कुछ खास करा नहीं है, देखो ऐसा है, देखो ध्यान देना, आ गया मेरा, यहाँ तक तो आप आगे हो गए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। यहाँ तक अगर आप आ गए हो तो मैंने इसका जनरल सॉल्यूशन लिख दिया कि भाई n π -1 रेज टू n π/4 आएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा है, तो थीटा की वैल्यू कैसे आएगी, n π प्लस -1 रेज टू n π, मतलब अल्फा, ऐसे कुछ बात बनेगी। अब इस π/4 को क्या कर लिया, मैं इस तरफ लेकर चला आया, π/4 को क्या कर लिया, मैंने इस तरफ लेकर चला आया, ठीक है। अभी इस पर ध्यान मत दो, यहीं तक आंसर लिखो आप, अगले स्टेप में हम इवन ऑड वाली भी बात करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, है ना, या फिर ऐसे भी देख लो पहले, फाइंडिंग फाइंडिंग प्रिंसिपल वैल्यूज, ठीक है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बात करनी है अपने को फाइंडिंग प्रिंसिपल वैल्यूज की। देखो कैसे करेंगे, है ना। तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, लॉग आउट होने वाला है अभी, वापस आना, क्या ना, कि सॉल्यूशन विल लाई इन 0 to 2π, है ना, कुछ ऐसे बात बनेगी कि सॉल्यूशन जो होगा हमेशा कहाँ होगा, इसमें होगा। ये है 0, ये है पाई, ये है 3π/2, और ये वापस क्या है, 2π है, इसी बीच में सॉल्यूशन होगा, प्रिंसिपल प्रिंसिपल वैल्यू, है ना। प्रिंसिपल वैल्यूज जब हमें फाइंड आउट करनी है तो प्रिंसिपल वैल्यूज कहाँ होंगी, हमेशा 0 से 2π के बीच में होंगी, ठीक है। अभी एक दो क्वेश्चन करेंगे, मैं कोई इसके लिए स्टेप नहीं लिखवाने जा रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ में आएगा ये क्या करना है। जैसे मेरा, मैंने कहा कि ऐसा क्वेश्चन है कि tan थीटा इज इक्वल टू √3 लिख दिया, आपसे पूछा कि भाई प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताओ, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, लीस्ट वैल्यू ऑफ अननोन विच सेटिस्फाई, मैंने पहले भी लिख दिया ये तो, विच सेटिस्फाई इक्वेशन, ठीक है। तो लीस्ट वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू कितना,
tan π/3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रह जाएगा। ये कैसा है, यहाँ से देखो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, π/3 आ गई, और यही आपका क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। ठीक है, यहाँ तक की बात। अच्छा नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट ऐसा है, ये कहीं लिखा हुआ है कि सेक थीटा इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, तो अल्टीमेटली ये क्या लिखा हुआ, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो पॉजिटिव है तो हमें सोचना ही नहीं है, पॉजिटिव है तो ये किस किस क्वाड्रेंट में हो सकता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकता है। लीस्ट वैल्यू की बात करें तो लीस्ट वैल्यू कहाँ मिलेगी, मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगी। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से इसको ऐसे लिख लेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख लिया हमने, कॉस π/3। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, π/3 आ गई। ठीक है, ये तो बातें आप संभाल लोगे इजिली। लेकिन नेक्स्ट की बात करते हैं, अब यहाँ से चलना। नेक्स्ट मैंने ऐसे लिख दिया कि कोसेक एक्स इज इक्वल टू -2, ऐसा लिख दिया मैंने। तो सबसे पहले ये बात तो समझ लो आप, और मुझे क्या फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले मैंने ये कह दिया कि कोसेक एक्स अगर -1/2 है तो कौन कौन से क्वाड्रेंट में ये बात हो सकती है। तो ये तो बात हो सकती है या तो थर्ड में हो जाए या तो फोर्थ में हो जाए, यही हो सकती है, और तो कहीं पॉसिबल नहीं है। अच्छा मान के चलो कि अगर थर्ड क्वाड्रेंट में बात हो रही होगी, थर्ड क्वाड्रेंट में बात हो रही होगी, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, देखो ध्यान देना, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ कि साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2, ऐसे लिखता हूँ मैं। तो यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन माइनस कितना लिख दूँ, π/6 ऐसा लिख दूँ। ठीक है, ऐसी कुछ बात लिख दूँ। अच्छा अब थर्ड क्वाड्रेंट में आना है मुझे, थर्ड क्वाड्रेंट में आना है, तो देखो मैं ऐसे सोचता हूँ कि भाई ये कैसा हो जाएगा, पाई प्लस π/6 आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आना है, तो ये कैसा हो जाएगा, 7π/6 हो सकता है। और क्या हो सकता है दूसरी वैल्यू, कि भाई 2π माइनस π/6 हो सकता है। तो अब ये कितना हो जाएगा, अब ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 12, ये हो जाएगा 11π/6। तो दीज आर द टू वैल्यूज, इसमें मिनिमम कौन है, ये वाला है, तो 7π/6 इज आंसर। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 7π/6 हो जाएगा। ठीक है, समझना यहाँ माइनस है ना, यहाँ ध्यान देना, माइनस है तो आंसर कहाँ आएगा, या तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। इस बात पर ध्यान देना, प्रिंसिपल प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखने के टाइम में ध्यान देना कि या तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा या तो कहाँ आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आना है तो पाई प्लस दैट एंगल, और फोर्थ क्वाड्रेंट में चेक करना है तो 2π माइनस दैट एंगल, है ना। तो ऐसे बात बन जाएगी। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट देखो कि अगर मैंने ऐसे कह दिया कि भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि देखो tan थीटा इज इक्वल टू -1 दे रखा है, तो दिमाग में ही सोच लिया पहले कि भाई ये -1 है तो कहाँ कहाँ बात हो सकती है, सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकती है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकती है, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकती है और फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकती है, और तो कहीं कोई गुंजाइश नहीं। हाँ बिल्कुल सही आंसर आपका। तो देखेंगे यहाँ से, इस बात को मैंने ऐसे लिख दिया, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ कि tan थीटा इज इक्वल टू tan -π/4 लिखा जा सकता है। अच्छा अब अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूंगा तो ये कैसा बन जाएगा, पाई माइनस π/4 आएगा, तो विच इज इक्वल टू कितना, 3π-4 आ जाएगा, कि वैल्यू कहाँ लाई करेगी, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही होगी। ठीक है, अच्छा और क्या हो सकता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप कैसे लिखते हो, 2π माइनस थीटा, तो 2π-4π/4, तो सॉरी 2π माइनस π/4, तो ये कितना हो जाएगा, 7π/4। तो इन दोनों में छोटा कौन है, ये दोनों प्रिंसिपल सॉल्यूशन आएंगे, क्योंकि ये कैसे 0 से 2π के बीच में आ रहा है, तो इनमें स्मॉलर कौन है, दिस वन इज स्मॉलर, या स्मॉलेस्ट बोलूंगा। तो यही आंसर होगा आपका, दिस इज योर आंसर। ठीक है, स्मॉलेस्ट जो होगा वो आंसर होगा, पहले ही लिख के दिया कि लीस्ट वैल्यू, लीस्ट वैल्यू ऑफ अननोन, तो लीस्ट क्या है इसमें, 3π/4 है, तो 3π/4 आंसर हो जाएगा। और देख लो एक दो क्वेश्चन, और देख लो कि हो जाएगा इतने में, चलो ठीक है कोई नहीं, एक दो और देख लेंगे अपन। नेक्स्ट ऐसा है अपना कि ऐसा ले लो, cos थीटा इज इक्वल टू -1/√2, है ना, cos थीटा इज इक्वल टू -1/√2। तो समझ लिया आपने कि कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ये माइनस है ना, तो या तो यहाँ चला जाए सेकंड क्वाड्रेंट में या तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाए, है ना। तो वापस देखेंगे, सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सही हेमंत, आंसर आ गया आपका।
एक बार आपने समझ लिया ना तो बस काम खत्म हो जाएगा। तो ये कैसे लिखोगे आप, कॉस थीटा इज इक्वल टू कैसा लिख दोगे, कॉस माइनस पाई बाई फोर। हालांकि हालांकि इससे कोई मतलब नहीं है, कॉस थीटा है ना ये, देखो ध्यान देना, इसको मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, है ना, माइनस है ना, तो देखो डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं इसको, ऐसे लिखूंगा कि ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा होगा, तो पाई माइनस पाई बाई फोर हो जाएगा। तो ये कैसा आ जाएगा, 3 पाई बाई 4 आ जाएगा। ठीक है, या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में लिखूंगा तो पाई प्लस पाई बाई फोर आ जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा, 5 पाई बाई 4 हो जाएगा। इन दोनों में छोटा कौन दिख रहा है, इन दोनों में लीस्ट तो ये है, लीस्ट तो ये है, तो यही आंसर हो जाएगा आपका, है ना। संभाल लोगे आराम से, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, कर दोगे आसानी से, है ना। आगे बढ़ रहे हैं फिर, आगे बढ़ते हैं फिर, है ना, आगे बढ़ते हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, नेक्स्ट पॉइंट अपना सॉल्विंग इक्वेशंस, है ना। देखो ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन से ही चलता हूँ डायरेक्टली, कि अब देखो क्या है, नेक्स्ट जो अपना पार्ट आ गया वो ऐसा आ गया कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2, 1/√2 एंड cos थीटा इज इक्वल टू -1/√2। ठीक है, फाइंड फाइंड जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। अरे क्वेश्चन अलग है, पहले क्वेश्चन तो पढ़ो, है ना। दो बातें लिखी हुई हैं, है ना, कि भाई ये दो इक्वेशन दे रखा है, अब मुझे क्या करना है कि ये कुछ ये सॉल्व करना है ना। ठीक है, ये सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 7 8 जो भी होगा क्वेश्चन नंबर डाल लेना आप, है ना। अब आगे बढ़ रहा हूँ, देखो तो यहाँ से दो बातें दिख रही हैं। एक तो क्या है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 दिख रहा है, दूसरा क्या दिख रहा है, कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/√2 दिख रहा है। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन पहले लिख लो दोनों का। अगर दोनों का जनरल सॉल्यूशन लिख रहे हैं तो ये कैसा आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाई 4 आ जाएगा। ठीक है, कैसा आ जाएगा, पाई बाई 4 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन पाई प्लस -1 रेज टू एन, और क्या आ जाएगा, पाई बाई 4 आ जाएगा। तो एक सॉल्यूशन तो ये आ रहा है। ठीक है, एक सॉल्यूशन तो ये आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ एक्चुअली क्या करना चाहिए था ना, कि क्वाड्रेंट देना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, देखेंगे अपन क्या बनता है ना। चलो ठीक है, तो यहाँ से देखो थीटा की वैल्यू कैसे आ जाएगी, मान के चलो कि n तो मेरा इंटीजर है, यहाँ लिख दिया मैंने n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो एक बार मैंने क्या कर दिया, n की वैल्यू को 0 पुट कर दिया, n की वैल्यू को मैंने 0 पुट किया तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई 4 आ गई, है ना। n की वैल्यू को 1 पुट कर दिया तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 3 पाई बाई 4 आ गई। ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाओगे, n की वैल्यू को अगर आपने 2 पुट कर दिया तो अब ये कितना आ जाएगा, 2 पाई प्लस 4, ऐसे आ जाएगा, 2 पाई प्लस हो जाएगा ये पाई बाई 4, तो ये कितना हो जाएगा, 9 पाई बाई 4, ऐसा कुछ बन जाएगा। अच्छा वहीं अगर मैं सेकेंड हाफ में आऊँ, ये वैल्यू आगे बढ़ते चली जाएगी। अच्छा इसकी तरफ आऊँ तो ये कैसे लिखोगे आप, कि कॉस थीटा इज इक्वल टू कैसे लिख दोगे, कॉस 2 पाई बाई 4 लिखोगे, सॉरी 3 पाई बाई 4 लिखोगे, है ना, -1/√2 है ना। तो ये कितना बन जाएगा आप, ये कितना बन जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 3 पाई बाई 4, है ना। और n मेरा क्या है, इंटीजर है। अब अगर आप क्या करो, n की वैल्यू को 0 पुट कर दो तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 3 पाई बाई 4 आ गई, और -3 पाई बाई 4 भी आएगी, है ना, -3 पाई बाई 4 भी आएगी। वैसे ही अगर हमने n की वैल्यू को 1 पुट कर दिया तो ये कुछ और वैल्यू आ जाएगा, है ना। ये कैसा आ जाएगा, 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई बाई 4 आ जाएगा, और ये वैल्यू आगे बढ़ता चला जाएगा। अब देखो मेरा कंसर्न क्या है, कि इन दोनों में कॉमन सॉल्यूशंस क्या आ रहे हैं, मिनिमम कॉमन सॉल्यूशन क्या दिखाई दे रहा है, तो 3/4 दिखाई दे रहा है और 3/4 दिखाई दे रहा है। इसके पहले की तो कोई वैल्यू कॉमन है ही नहीं, है ना, इसके पहले की तो कोई वैल्यू कॉमन है ही नहीं। यहाँ एक्चुअली मुझे ये कर देना चाहिए था, 0 से 2 पाई कर देना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन को और प्रिसाइज करने के लिए। ठीक है, कि थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। ठीक है, थोड़ा और प्रिसाइज करने के लिए, निगेटिव वैल्यूज इग्नोर हो जाएंगे ना इंटीजर में। तो यहाँ से ये कितना बन जाएगा, 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 दोनों तरफ है ना। तो फर्स्ट जो सोल्यूशन मिलेगा मुझे दोनों का कॉमन, वो कितना आ जाएगा, 3 पाई बाई 4 आ जाएगा। तो आंसर मैं ऐसे लिखूंगा कि 3 पाई बाई 4 तो है सॉल्यूशन, लेकिन मुझे क्या चाहिए, जनरल वैल्यू चाहिए। तो 2n पाई प्लस 3 पाई बाई 4, दिस इज योर फाइनल आंसर।
दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, अगर मैं जनरल वैल्यू कह रहा हूं तो, है ना। और अगर 0 से 2 पाई के बीच में सोल्यूशन होता तो 3 पाई/4 होता, और इसके बाद की कोई वैल्यू। हाँ बोलो उज्जवल, बोलो 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 बेटा। लास्ट कैसे आया? ये मेथड है जनरल सॉल्यूशन लिखने का, जनरल वैल्यू फाइंड आउट करने का मेथड है। जब भी पहले कॉमन थीटा फाइंड आउट करो, फर्स्ट स्टेप में क्या करो कि कॉमन थीटा फाइंड आउट करो, कॉमन लीस्ट थीटा फाइंड आउट करो, है ना, सबसे पहला काम। दूसरी बार क्या है कि ऐड 2n पाई, है ना, ऐड 2n पाई टू थीटा, ये लिखने का तरीका है। तो लीस्ट थीटा हमने फाइंड आउट कर लिया। लीस्ट थीटा क्या दिख रहा है मुझे? 3 पाई/4 दिख रहा है। ठीक है, तो 3 पाई/4 में मैंने क्या कर दिया? 2n पाई ऐड कर दिया। ओके है, ओके है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और ऐसा क्वेश्चन देख लो। अब आपने डाउट कह दिया तो एक और क्वेश्चन में लिख ही देता हूँ। देखो, एक और क्वेश्चन ऐसे लिख लेंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2, ठीक है, एंड टेन थीटा इज इक्वल टू -1, ठीक है। फाइंड जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, है ना। ठीक है, जनरल, अगर हम जनरल लिख रहे हैं तो इसकी जरूरत नहीं है यार, क्या जरूरत है फिर इसकी? जनरल हमने लिख ही दिया है तो, है ना। तो देखो ध्यान देना, तो इसको पहले सॉल्व कर लो आप। देखो, इसको पहले सॉल्व कर लो आप। जनरलाइज आंसर लिख दिया ना बेटा मैंने, 2n पाई प्लस 3 पाई/4 लिख दिया, तो 0 से 2 पाई लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने हटा दिया। साइन थीटा इज इक्वल टू कितना लिख लोगे? साइन पाई/4 लिख लोगे, तो थीटा कितना आ जाएगा? n पाई प्लस -1 रेज टू n पाई/4, ऐसा कुछ बन जाएगा ये, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा, अब समझ लेना कि ये पॉजिटिव है। देखो ध्यान देना, अगर और थोड़ा शॉर्टकट चलेंगे ना तो ऐसे समझ लेंगे। देखो ध्यान दे लेना, इतना भी कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखो, अगर साइन थीटा पॉजिटिव है तो या तो इस क्वाड्रेंट में होगा या तो इस क्वाड्रेंट में होगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ रही होगी? पाई/4 आ रही होगी, नहीं तो कितनी आ रही होगी? 3 पाई/4 आ रही होगी। अच्छा, सेकेंड हाफ में चले आओ। सेकेंड हाफ में क्या दे रखा है अपने को कि टेन थीटा क्या दे रखा है? -1 दे रखा है। तो ये किस क्वाड्रेंट में गया होगा? ये किस क्वाड्रेंट में गया होगा? या तो यहाँ खड़ा होगा या तो यहाँ खड़ा होगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से जो थीटा की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 3 पाई/4 आएगी, और ये कितनी हो जाएगी? 7 पाई/4 हो जाएगी। यही दो बातें हो रही होंगी, है ना। 2 पाई माइनस पाई/4 कर दिया मैंने। तो इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या दिखाई दे रहा है? इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? 3 पाई/4 और 3 पाई/4 दिखाई दे रहा है, लीस्ट कॉमन। तो जनरल सॉल्यूशन कैसे लिख दोगे? थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 3 पाई/4, n बिलोंग्स टू इंटीजर। दिस इज योर आंसर, शॉर्टकट। हो जाएगा, हो जाएगा, संभाल लोगे आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आकाश, हेमंत, उज्जवल, रोहित, है ना। सर दोबारा ग्राफ, नो डाउट सर। देखो, एक और क्वेश्चन करेंगे रोहित, है ना, समझ में आएगा। देखो ध्यान दो आप, है ना, थोड़ा ध्यान दो। अच्छी बात है, कहीं डाउट आ रहा है तो आप पूछ रहे हो, लेकिन थोड़ा सा कंसस रहो आप, थोड़ा ध्यान दो कि मैं क्या लिख रहा हूँ। मैंने कहा कि देखो, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, है ना, इसको भूल जाओ। मैं तो शॉर्टकट ही लिख रहा हूँ, जनरल सॉल्यूशन भूल जाओ, शॉर्टकट लिख रहा हूँ मैं। कि अगर साइन थीटा मेरा 1/√2 है, ये भी भूल जाओ, इसकी भी जरूरत नहीं है, भूल जाओ इसको भी। कि साइन थीटा अगर मेरा 1/√2 है, ठीक है, अगर साइन थीटा मेरा 1/√2 है, तो साइन थीटा कहाँ खड़ा होगा? या तो यहाँ होगा बेटा, या तो यहाँ होगा। क्वाड्रेंट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। साइन थीटा पॉजिटिव तो यही हो रहा होगा। तो या तो पाई/4 आंसर होगा, या तो क्या होगा? 3 पाई/4 आंसर होगा, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं तो। अच्छा, वैसे ही इधर लिखा है मैंने कि tan थीटा क्या है? -1 है, तो या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, नहीं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू आएगी? 3 पाई/4 वैल्यू आएगी। तो 3 पाई/4 यहाँ भी है और 3 पाई/4 यहाँ भी है। तो लीस्ट कॉमन क्या आ गया मेरा? 3 पाई/4 आ गया। तो जनरल सोल्यूशन आप कैसे लिखोगे? जनरल सोल्यूशन कैसे कैसे लिख लोगे? 2n पाई प्लस 3 पाई/4, है ना। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आज काफ़ी टाइम लग गया एक्चुअली, कल की क्लास रह गई पेंडिंग ना, कल पेपर ही नहीं था यार, बिना पेपर के कैसे पढ़ाऊँ। अच्छा देखो, आगे बढ़ूँगा।
देखो नेक्स्ट लिखेंगे अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि सॉल्व सॉल्व क्या है, 1 + tan A इंटू 1 + tan B इज इक्वल टू 2। अच्छा ऐसा है, इफ 1 + tan A इंटू 1 + tan B इज इक्वल टू 2, फाइंड वैल्यू ऑफ A + B। आसान सी बात है बिल्कुल, देखो इजीली आप कर लोगे ये। देखो क्या करना है, देखो क्या करना, मैंने ये क्वेश्चन देखा तो ऐसे देख लिया कि 1 + tan A 1 + tan B इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। अब मुझे फटाफट बता दो π/2 कैसे होगा हेमंत, π/4 होगा बेटा। तो A + B की वैल्यू क्या होनी चाहिए, π/4 होनी चाहिए। ये तो मैंने बताया हुआ है लेक्चर 1 को शॉर्टकट, होगा नहीं होगा, है ना, देख के आंसर टिक कर दोगे। लेकिन चलो मैं सॉल्व करता हूँ इसको 1 मिनट के लिए कि 1 + tan B + tan A, है ना, प्लस कैसे आ जाएगा tan A tan B इज इक्वल टू 2, ऐसे कुछ बात बनेगी। मल्टीप्लाई कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा अब मैं क्या करूँगा, देखो ध्यान देना, अब मैं क्या करूँगा कि इसको ऐसे रहने दूंगा कि tan A + tan B को एक तरफ छोड़ दिया, दूसरी तरफ क्या लेके चला गया, ये 1 भी इधर लेके चले आओ तो 1 - tan A tan B बन जाएगा ये, है ना। दिस यू कैन राइट tan A + tan B होल डिवाइडेड बाई 1 - tan A tan B इज इक्वल टू 1। तो ये कैसा हो जाएगा, tan A + B इज इक्वल टू 1। तो A + B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/4 आ जाएगी, है ना। A + B की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/4 आ जाएगी। ठीक है, आगे भी हो सकता है, आगे भी वैल्यूज आएंगी, मैं लेकिन मैं लीस्ट वैल्यू की बात करूँ तो लीस्ट कितनी आएगी, π/4 आ जाएगी। अच्छा नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, यहाँ से इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि A + B इज इक्वल टू n π + π/4 एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नहीं ये तो रटा हुआ होना चाहिए बिल्कुल, है ना। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि सॉल्व x + y इज इक्वल टू π/4 एंड tan x + tan y इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करना है ना, तो सॉल्व करेंगे अपन। सॉल्व करने का मतलब क्या, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है और क्या। ठीक है, तो देखना, ध्यान देना, समझना इस क्वेश्चन को कि x + y इज इक्वल टू π/4 दिया हुआ, तो दोनों तरफ क्या कर दिया मैंने, tan लगा लिया। दोनों तरफ क्या कर लिया मैंने, tan लगा लिया। कैसे tan लगाने का दिमाग आया, यहाँ से आया tan लगाने का दिमाग, है ना। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, tan x + tan y डिवाइडेड बाई 1 - tan x tan y इज इक्वल टू 1। तो ये कैसा हो जाएगा कि tan x + tan y, है ना, इज इक्वल टू कैसा आ जाएगा, 1 - tan x tan y। अच्छा tan x + tan y की वैल्यू पहले से दे रखी है 1, तो दिस इज 1 1 माइनस tan x tan y। तो इसका मतलब क्या हो गया कि tan x इंटू tan y इज इक्वल टू 0। इसका मतलब और क्या लिख सकते हो आप, इसका मतलब आप और ऐसा लिख सकते हो कि भाई या तो tan x भाई मेरा 0 हो रहा होगा, और दूसरा नहीं तो क्या 0 हो रहा होगा, tan y 0 हो रहा होगा। ये दो पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n π आ जाएगी, और y की भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, n π आ जाएगी, और n मेरा क्या है, इंटीजर है। ठीक है, यहाँ तक की बात है। अच्छा अब मैंने कहा कि भाई दो सॉल्यूशन तो दिखाई दे रहे हैं, n π और n π दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एक बार मैं n π रख के तो देख लूं कि सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, है ना। मैंने अभी अभी आपको क्या बताया कि ऑलवेज चेक, है ना, ऑलवेज वेरीफाई सॉल्यूशन, है ना, ऑलवेज वेरीफाई सॉल्यूशन। तो मैं क्या करूं, यहाँ 0 रख के चेक कर लूं, नहीं करेगा, कैसे कर लेगा, 0 रखूंगा यहाँ पे तो tan पाई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। tan पाई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 + 0 1 आएगा क्या, नहीं आएगा। तो इसका मतलब जो आपने कैलकुलेट किया वो इसको सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा है, तो आंसर कैसा आ जाएगा, नो सॉल्यूशन। आंसर कैसा आ जाएगा, नो सॉल्यूशन। दिस वाज अ गुड क्वेश्चन, है ना, एग्जाम में गलतियां होंगी, एन पाई तो मिलेगा ही ऑप्शन में, लेकिन आंसर कैसा आएगा, नन ऑफ दीज आएगा।
नो सॉल्यूशन एग्जाम में लिख के नहीं आएगा, देयर विल बी, है ना। एक ही रखेंगे सर, अरे भाई दोनों रख लो, एन पाई रखेंगे ना अपन, एक्स की जगह एन पाई रखेंगे, वाई की जगह भी एन पाई रखेंगे। एन पाई का मतलब क्या हो गया, पाई रख दो, जीरो रख दो, कोई भी उठा के रख दो आप। एन मेरा क्या है, इंटीजर है, तो जीरो भी क्या है, एक इंटीजर है, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो और वाई इज इक्वल टू जीरो रख के देखो सेटिस्फाई कर रहा है क्या, तो सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब जो सोल्यूशन आपने निकाला है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इन दोनों को सेटिस्फाई करता हुआ कोई सोल्यूशन ही नहीं है ना, इन दोनों को सेटिस्फाई करता हुआ कोई सोल्यूशन ही नहीं है, तो आंसर कैसा आ जाएगा, नो सोल्यूशन आ जाएगा। अरे भाई अब क्या अलग अलग वैल्यूज रखोगे, अलग अलग देखो ट्रिगोनमेट्री है ना, तो अलग अलग सॉल्यूशंस में हो सकता है कि कहीं एक की वैल्यू आपने जीरो रख दी, दूसरे की वैल्यू आपने पाई बाई फोर रख दी तो आ गया, लेकिन आप क्या करोगे भाई कि भाई यहां से मैं लिख दूंगा ऐसे, चलो एक मैं ऐसे कह देता हूँ, इसके लिए चार ऑप्शन ही देने सही रहेंगे, इसके लिए चार ऑप्शन ही देने सही रहेंगे कि भाई देखो x की वैल्यू एन पाई आ रही है और y की वैल्यू एन पाई आ रही है, ठीक है, तो इसका मतलब x और y दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब क्या है, x और y क्या है, दोनों इक्वल हैं, समझ रहे हो बात को आप, x की वैल्यू भी एन पाई आ रही है, y की वैल्यू भी एन पाई आ रही है, तो x और y दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ देखो जीरो जीरो अगर आप रख के देखते हो तो सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा, तो आंसर कैसा आ जाएगा, कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है x प्लस वाई इज इक्वल टू फोर, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फोर कंडीशन दे रखी है, ओके 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 ठीक है, ठीक है, तो आप ऐसा कह रहे हो कि एक सॉल्यूशन ऐसा दिखाई दे देगा, जीरो कॉमा पाई बाई फोर, है ना, ऐसा कह रहे हो आप, ठीक है, ओके, जीरो कॉमा पाई बाई फोर अगर मैं रख दूं, जीरो कॉमा फाइव, हाँ तो जीरो कॉमा पाई बाई फोर सेटिस्फाई कर जाएगा, बिल्कुल सेटिस्फाई कर जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जीरो कॉमा पाई बाई फोर सेटिस्फाई करेगा, पाई बाई फोर कॉमा जीरो सेटिस्फाई करेगा, तो ऐसे तो दो सॉल्यूशन आ जाएंगे, बिल्कुल सही है, हाँ तो फिर ठीक है बेटा, दो सॉल्यूशन आएंगे, दो सॉल्यूशन आएंगे यहाँ से। ये एक्चुअली क्या है ना कि ऑप्शंस वाले क्वेश्चन है ना, तो इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया डायरेक्टली, तो हो सकता है कि मुझसे लिखने में कहीं गड़बड़ हो गई हो, मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फोर है ना, तो हाँ बेटा ये दो आंसर आ जाएंगे, ये दो आंसर आ जाएंगे, नो सोल्यूशन नहीं होगा, टू सॉल्यूशंस होंगे, है ना, टू सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है, हाँ उज्जवल बोलो, हाँ उज्जवल बोलो, नो सॉल्यूशन नहीं होगा, टू सॉल्यूशन होगा, हाँ बोलो उज्जवल, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आज तो काफ़ी सारे क्वेश्चन देख लिए हमने, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है अपना कि फाइंड, ऐसा है कि फाइंड फाइंड सेट ऑफ वैल्यूज, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x for which tan 3x minus tan 2x divided by 1 plus tan 3x into tan 2x is equal to 1, ठीक है ना, तो यहाँ से देखेंगे, चेक करेंगे भाई, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x बताना है, तो ये कुछ और नहीं, क्या लिखा हुआ है कि tan 3x माइनस 2x का फॉर्मूला लिखा हुआ है इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या हो गया कि tan x इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ, तो इसके लिए आप इसको कैसे लिखोगे, tan x इज इक्वल टू कितना लिख दोगे आप, tan पाई बाई फोर लिख दोगे, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, n पाई प्लस पाई बाई फोर आ जाएगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर, फिर अपने को क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई करो इसको, वेरीफाई करो इसको, है ना, वेरीफाई सॉल्यूशन, अगर मैं सॉल्यूशन वेरीफाई कर रहा हूँ तो चेक करूंगा भाई, एक्स की जगह क्या रख के देखता हूँ, पाई बाई फोर रख कर देखता हूँ, है ना, एक्स की जगह क्या रख के देखूँ, पाई बाई फोर रख कर देखता हूँ, तो एक्स की जगह अगर आपने पाई बाई फोर रख दिया तो चेक करो सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है, देखो ध्यान दे लो, सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है, देखो ये कितना हो जाएगा, थ्री पाई बाई फोर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, टू पाई बाई फोर हो जाएगा, देखो ध्यान देना, जैसे मैंने कहा कि यहाँ देखो ये कितना बन जाएगा, थ्री पाई बाई फोर, ये कितना बन जाएगा, टू इंटू पाई बाई फोर बन जाएगा, इनफाइनाइट दिख रहा होगा, और ये कैसा बन गया,
tan 3 पाई बाई 4 इंटू कैसा बन गया tan 2 इंटू पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1। ये होगा क्या, ये क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा। पाई बाई 4 पे जैसे आप पाई बाई 4 यहाँ पुट करोगे, जैसे आप पाई बाई 4 पुट करोगे तो ये कैसा बन जाएगा, इनफाइनाइट की तरफ मूव कर जाएगा। तो यहाँ से इसका मतलब क्या आएगा, नो सॉल्यूशन ऑफ एक्स एग्जिस्ट, नो सॉल्यूशन ऑफ एक्स एग्जिस्ट। ठीक है, एक्स की हम वैसी वैल्यूज तो रख ही नहीं सकते जो सिस्टम को क्या बना दे, इनफाइनाइट बना दे। ठीक है, यहां तक की बात ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सर एक बार और पूछनी थी, हाँ पूछो। हाँ हाँ बोलो बेटा, बोलो बोलो बोलो, क्या डाउट है। बोलो, डायरेक्ट बोलो ना, मुझे पढ़ना। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ना, डिफाइंड नहीं है। अगर कहीं इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी लिखा हो तो दिस इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म, है ना, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, है ना, एब्सर्ड वैल्यू है ना। एब्सर्ड वैल्यू का मतलब क्या, इनफाइनाइट कोई परफेक्ट क्वांटिटी थोड़ी ही है, इनफाइनाइट कोई परफेक्ट क्वांटिटी नहीं है ना। तो ये भी परफेक्ट नहीं है, किसी के लिए इनफाइनाइट 5 करोड़ हो सकता है, किसी के लिए सर नो सॉल्यूशन आ जाएगा, हाँ नो सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देखो ध्यान ये रखना है कि कभी भी आप ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, ध्यान देना, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे होगे आप, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करने में ध्यान क्या रखना है ना, सॉल्व करने में ध्यान क्या रखना है, क्वेश्चन, क्वेश्चन ये रखना है कि अननेसेसरली स्क्वायरिंग मत करो, अननेसेसरली, है ना, अननेसेसरली डू नॉट स्क्वायर। ठीक है ना, डोंट कैंसिल वैल्यूज, डोंट कैंसिल टर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या, रिमूव दोज वैल्यूज एट विच इक्वेशन बिकम इनफाइनाइट, बिकम्स इनफाइनाइट, है ना। और भी बात होनी चाहिए, डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर नेवर जीरो। ये सारी बातें तो बेसिक है ना, ये मालूम भी होंगी आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करने के टाइम में, फंक्शन पढ़ने के टाइम में। जैसे क्या हो जाता है ना कि हम ऐसे लिख लेते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स लिखा हुआ है, कॉमन मिस्टेक, यहाँ से साइन काट दिया और क्या लिख दिया आपने, साइन एक्स इज इक्वल टू 1। बिल्कुल सही बात है। आपका क्या आंसर आ जाएगा, एन पाई प्लस माइनस 1 रेज टू एन पाई बाई 2, ये आपका आंसर आ गया। बिल्कुल हंसते खेलते हुए घर चले आओगे कि हमने तो सही टिक कर दिया, लेकिन गड़बड़ क्या हुई, देखो गड़बड़ क्या हुई, गड़बड़ ये हो गई कि सॉल्व इसको ऐसे करना था कि साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या पॉसिबिलिटी बन गई, साइन एक्स इज इक्वल टू 0 एंड साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये वाली वैल्यू तो आपने मिस कर दी। अब यहां से क्या सोल्यूशन आएगा, x इज इक्वल टू एन पाई आएगा और x इज इक्वल टू एन पाई माइनस 1 रेज टू एन पाई बाई 2 आएगा, देन n बिलोंग्स टू इंटीजर। इसलिए कहा मैंने कि अननेसेसरली स्क्वायरिंग नहीं करनी है, अननेसेसरली टर्म्स को कैंसिल नहीं करना है। तो दिस इज रॉन्ग, है ना, रॉन्ग और इनकम्प्लीट। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, ऐसी बातों पर बिल्कुल नजर रखनी है ना। आगे बढ़ें, ठीक है आगे बढ़ते हैं। थक तो नहीं गया ना सर, एक क्लास और ले लो 9-20। इसको मैं क्या समझूं। ये तो मैं कल का, ये थोड़ा सा कंपनसेट कर रहा हूँ बेटा, है ना, कल का कंपनसेट कर रहा हूँ कि थोड़ा स्पीड अप करके करेंगे, काम खत्म, है ना। आज अपना इसका टाइम था, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का टाइम था, एक दिन हम पीछे हो गए। चलो कोई नहीं, करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अच्छा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, बस थक गए, अरे भाई ऐसे मत कहो, अभी तो बहुत काम है अपने पास, अभी तो भैया ये क्वेश्चंस भी देखने हैं अपने को, अभी तो ये क्वेश्चंस भी देखने हैं, है ना।
ये भी सॉल्व करने हैं अपने को। आज के लिए रुक जाओ सर। चलो ठीक है, वी विल स्टॉप हियर देन। ठीक है, अभी असाइनमेंट दे दूंगा, वो कर लेना पूरा, है ना। अभी असाइनमेंट भेज देता हूँ, वो कर लो पूरा। ठीक है, असाइनमेंट देता हूँ, वो पूरा करो। ठीक है बेटा, फिर रुकते हैं ना। हेमंत बोल रहा है आगे बढ़ाओ सर, है ना। चलो ठीक है बेटा, कोई नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कल कल देखेंगे अपन, थोड़ा और जल्दी बैठेंगे, थोड़ा स्टेमिना बढ़ाइए आप, है ना। थोड़ा अपना सिटिंग कैपेसिटी बढ़ाइए आप, है ना, क्योंकि ऐसे